नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मॉक टेस्ट को यहां पर हल करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 45 में से आपने कितने प्रश्नों का यहां पर सही उत्तर दिया है। ग्रुप डी एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले ये जो एग्जाम है वो 2018 में हुआ था। टोटल 135 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। अनअकैडमी के ऊपर हम लोग 135 शिफ्ट का जो आपका पेपर था उसको ऑलरेडी 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके हैं। तो आज का ये जो हमारा मॉक टेस्ट होगा वह बिल्कुल आपके ग्रुप डी के पैटर्न के ऊपर ही आधारित होगा और कोशिश हम लोगों की यहाँ पर ये होगी कि जो भी आपके प्रश्न हैं वो बिल्कुल नए हों और जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसी के पैटर्न पर आधारित हो। तो ग्रुप डी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को यह पता होगा कि टोटल आपके 45 प्रश्न जीके और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। 45 प्रश्न आपके विज्ञान से होते हैं, 10 से 12 आपके करंट अफेयर से होते हैं और बाकी जो हमारे 8 से 10 प्रश्न होते हैं वो आपके स्टैटिक जीके वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो 38वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम लोग 38वें की बात करते हैं तो ये आपका होगा उत्तराखंड में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अब राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला राष्ट्रीय खेल हमारा 1924 में हुआ था। कहां पर? लाहौर में। हाँ भैया, लाहौर उस समय हमारे देश का ही हिस्सा था। तो लाहौर में 1924 में हुआ था। इससे पहले जो आपका 36वां वाला था वो 2020 में गोवा में प्रस्तावित था लेकिन नहीं हुआ। 37वां वाला इस साल प्रस्तावित है जो कि होने की संभावना काफी ज्यादा कम है छत्तीसगढ़ में। अगले साल वाला उत्तराखंड में प्रस्तावित है और 39वें की बात करते हैं तो ये आपके मेघालय राज्य में प्रस्तावित है। तो ये सारे जो राष्ट्रीय खेल हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार के द्वारा एजुथचन पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कार से आपके ग्रुप डी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुरस्कार तो आपको कम से कम 2 सालों का जरूर याद रखना है। अगर हम लोग एजुथचन पुरस्कार की बात करें तो ये देती है केरल की सरकार। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब बाकी अगर हम लोग एजुथचन की बात करते हैं तो केरल की सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है और पिछले साल यानी कि 2020 में पॉल जचेरिया को यह पुरस्कार मिला था। तो अच्छे से इसके बारे में ध्यान रखेंगे। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर संडे को अनअकैडमी के ऊपर एक कॉम्बैट होता है। अनअकैडमी के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये हमारे भारत का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो कॉम्बैट होता है वो एसएससी कैटेगरी में दिन में 12 बजे होता है। बिल्कुल ये फ्री होता है। अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सही उत्तर देते हैं, आपकी रैंक यहाँ पर टॉप में आती है तो आप अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन या फिर किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर जीत सकते हैं। इसके अलावा ये सारे प्राइज भी होते हैं। इन प्राइज को भी आप लोग अनअकैडमी के ऊपर जीत सकते हैं। तो बस आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, यूज करना है कोड KV10। उसके बाद में इस फ्री टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो भी क्लास होती है अनअकैडमी के ऊपर वो आपकी ग्रुप डी के लिए ही होती है। वहां पर भी हम लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट PYQ को डेली डिस्कस करते हैं। तो अगर आप मेरी फ्री क्लासेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, बस आप फॉलो कर लीजिए और हवेली पे जब क्लास हो तो वहां पर आप लोग जुड़ सकते हैं। इसकी भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएं। अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करनी है तो यहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो मेरा कोड है KV10। इस कोड को जैसे ही आप यूज करेंगे इस पर आपको तुरंत मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। इसके अलावा जो भी प्राइस आप पे करेंगे उस प्राइस पर आपको 10% का कैशबैक भी मेरी तरफ से मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन यहां पर परचेज कर सकते हैं और उसके द्वारा आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण हमारी वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑक्सीडेशन हमारी वह प्रक्रिया होती है जिसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ता है,
या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ऑक्सीकरण की जो हमारी प्रक्रिया होती है, इसमें जो भी हमारा कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। जबकि अगर हम लोग रिडक्शन की बात करते हैं तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 में मैन बुकर प्राइज 2020 से किसको सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैन बुकर जो प्राइज है इससे सम्मानित किया जा चुका है डगलस स्टुअर्ट को। क्या नाम है? डगलस स्टुअर्ट इनका नाम है, स्कॉटलैंड के व्यक्ति हैं और इन्हीं के द्वारा लिखी गई किताब थी जिसका नाम था सुगीबैन। तो ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि श्वसन के लिए जो हमारे समुद्री गोताखोर होते हैं उनके द्वारा इनमें से किस मिश्रण का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर यूज किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम का। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब सवाल यह उठता है कि ऑक्सीजन तो समझ में आता है, लेकिन उसके साथ में हीलियम का यूज क्यों किया जाता है। तो देखिए, जैसे जैसे आप लोग पानी में अंदर की ओर जाते हैं वैसे वैसे गहराई के साथ में जो हमारा प्रेशर होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और जब पानी के अंदर आपका प्रेशर बढ़ता है तो उस स्थिति में जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो आपकी खून में घुलने लगती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन होता है उसके साथ में हीलियम के मिश्रण का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स और रतौंधी क्रमशः डैश डैश व डैश डैश की कमी के कारण होते हैं। तो ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और रतौंधी की बात करें तो ये हमारा होता है विटामिन ए के कारण। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारे विटामिन उनसे होने वाले रोग लिख दिए हैं, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, समस्थानिक का मतलब होता क्या है? तो सिंपल शब्दों में आप लोग याद रखिए कि ऐसे हमारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो उनका एटॉमिक मास होता है यानी कि जो परमाणु भार होता है वह बिल्कुल अलग अलग होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो आपने 3 हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा होगा, 1H1, 1H2 और 1H3। तो ये जो 1H1 होता है इसे हम लोग प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, आपने देखा होगा D और D2 वो भारी जल, और उसके बाद में जो 1H3 होता है इसे हम लोग ट्राइटियम के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी 3 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रासायनिक रूप से जो गन्ने की शर्करा होती है, यानी कि जो हमारे गांव वगैरह में गन्ने का रस होता है उसमें आपकी कौन सी चीनी पाई जाती है। तो इस चीनी का नाम होता है सुक्रोज। क्या नाम होता है? सुक्रोज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। सुक्रोज की बात करें तो ये हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक प्रकार का डाइसैकराइड होता है जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला होता है। अगला प्रश्न है कि सेंदाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है। सेंदाई फ्रेमवर्क की बात करें तो सेंदाई नाम का एक शहर है जो कि आपको जापान में देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2015 में एक सम्मेलन हुआ था। उद्देश्य ये था कि दुनिया भर में जो आपकी आपदाएं आती है उन पे यहाँ पर नियंत्रण किया जा सके। तो ये हमारे आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल आपका क्या है। तो वनस्पति घी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा रिडक्शन शामिल होता है। क्या होता है? रिडक्शन यहाँ पर शामिल होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी ने पढ़ा होगा कि वनस्पति तेल होता है, इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं और इससे फिर बनता है वनस्पति घी। यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट होता है उसके रूप में उत्प्रेरक, मतलब जो उत्प्रेरक होता है उसके रूप में हम लोग निकल का यूज करते हैं। तो ग्रुप डी में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है कि उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज किया जाता है। तो निकल का हम यूज करते हैं, और बर्जीलियस महोदय के द्वारा निकल के बारे में सबसे पहली बार ये बताया गया था कि इसे हम लोग एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में पीएम मोदी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था कहां पर। तो ध्यान रखेंगे, ये आपके CHSL में पूछा गया प्रश्न भी है। तो इसका उद्घाटन हुआ था जयपुर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट।
तो ये जो पत्रिका गेट है इसे पत्रिका ग्रुप ने बनाया था आपके जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में, और इसका उद्घाटन पीएम ने किया था। अगला प्रश्न है कि अमोनिया के सृजन में काम करने वाली गैस अमोनिया को बनाने में कौन सी गैसें हमारी यूज की जाती हैं। तो आप सभी को पता होगा कि अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो इसमें हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। जिस प्रोसेस से आपकी अमोनिया बनाई जाती है उसे हम लोग हैबर प्रोसेस कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की जो पपड़ी होती है इसमें विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि जो हमारी अर्थ होती है उस पर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट मिलेगा, तो आपका उत्तर होगा ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी धातु मिलती है तो आप लोग कहेंगे एल्यूमिनियम। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि प्योर मेटल कौन सा है जो कि अर्थ के क्रस्ट पर पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्योर में आपका आता है प्लेटिनम। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। प्योर का सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें आपकी कोई अशुद्धियां वगैरह मिली नहीं होती हैं, यानी कि इसका और आपको नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वायु में जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसका महत्व क्या है। आप सभी को ये पता होगा कि वायुमंडल में जो गैस सबसे ज़्यादा होती है वो हमारी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन को डाइल्यूट इसलिए करती है, मतलब ऑक्सीजन को अगर ये डाइल्यूट कर देती है तो उस स्थिति में जो हमारे ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी है वो यहाँ पर कम हो जाती है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। हीरा यानी कि डायमंड की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा जो डायमंड होता है ये हमारे कार्बन का अपरूप होता है, यानी कि यह कार्बन का एक एलोट्रॉप है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। सिंपल सा प्रश्न था, यह हमारा शुद्ध कार्बन होता है। अच्छा, कार्बन की बात हुई है तो इसके अपरूप आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसमें हमारा ग्रेफाइट आता है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जो आपके पेंसिल में होता है। इसके अलावा इसका एक और अपरूप होता है जिसे हम लोग ग्राफीन के नाम से जानते हैं, जो कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है। और एक हमारा होता है बकमिस्टर फ्लोरीन जिसे हम लोग कार्बन 60 के नाम से जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लोहे की जो हमारी वस्तुएं होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि जंग लग जाता है। हाँ, गांव वगैरह में इसी को हम लोग मोर्चा भी कहते हैं। तो मोर्चा में आपका क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा मोर्चे की बात करें तो इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सिंपल सा आपको रिएक्शन याद रखना है। ये हमारा हो गया लोहा। हवा की बात करें तो इसमें आपका ऑक्सीजन होता है, और अगर आपके हवा में होती है नमी तो ये जो लोहा है ये ऑक्सीजन और नमी के साथ में अपक्रिया करता है और ये बनाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो यही हमारा होता है जंग। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये भी आपके CHSL में पूछा गया प्रश्न है। समीर खरे की यहाँ पर नियुक्ति हुई थी। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अशोक लवासा भी पिछले साल ADB गए थे, लेकिन ये हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बन गए थे पिछले साल उपाध्यक्ष। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष की बात करें तो मसात सुगु असाकावा हैं जो कि आपके जापान देश से हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसका स्थापना जो है वो आपके दिसंबर 1966 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि वायु में जो विभिन्न गैसों का अनुपात है वह आपके कैसा होता है। तो आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि जो हमारा वायु होती है या एटमॉस्फेयर होता है उसमें आपके सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन 78%। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अपने वायुमंडल की तो वायुमंडल में जो गैसों का अनुपात होता है वह हर जगह पर एक समान नहीं होता है। हो सकता है कि कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पर नाइट्रोजन थोड़ा सा कम हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो या कोई अन्य गैसें ज़्यादा हो। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो हमारे गैसों का अनुपात होता है ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। हालांकि पूरे एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो उसमें तो आपका फिक्स है, लेकिन अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो वहां पर आपके इस अनुपात में कमी हो सकती है। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि इनमें से कौन सा क्रम सही है। अब इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा सही क्रम है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी कैसे होगा, आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग अपने फूल की बात करते हैं तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि फूल में हमारे परागण होता है, परागण के बाद में निषेचन होता है, निषेचन के बाद में आपका जो बीज है उसका निर्माण होता है और फिर उस बीज में होता है अंकुरण। यहाँ पर आप लोग फूल देखिए, पहले देखिए ये हमारा हो गया फूल, तो ये आपका मेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला पार्ट है। तो मेल वाले पार्ट पर आपका होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन किसी तरीके से जब आपके फीमेल वाले पोर्शन पर पहुंचता है तो उसके बाद में स्टिग्मा से होते हुए ये आ जाता है ओवरी में। ओवरी में पहुंचने के बाद में जो यहाँ पर ओवल्स होते हैं उनके साथ में ये जुड़ता है, उसके बाद में फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद में यहाँ पर आपका फल बनता है और उस फल में आपका बनता है बीज। तो बीज बनता है, उस बीज को फिर आप कहीं पर जाके बोते हैं तो उस बोने के बाद में आपका बनता है पौधा। तो ध्यान से सुनिएगा, आपका जो यहाँ से पॉलन ग्रेन पहुँचा है स्टिग्मा के ऊपर, इसे पॉलिनेशन कहा जाता है। यहाँ पर जो आपकी क्रिया होती है उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फिर हमारा सीड फॉर्मेशन होता है और फिर आपका होता है यहाँ पर अंकुरण। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चूने का जो जल होता है उसमें आपका क्या होता है। तो चूना जो लोग खाते होंगे उनको भी शायद ये ना पता हो। ध्यान रखिएगा, जो हमारे चूने का पानी होता है उसमें आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा पिछले साल किस उद्यमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पुरस्कार है ये दिया गया था रतन टाटा को। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति महोदय के शपथ से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के शपथ की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं और ये बात आपके अनुच्छेद 60 में मेंशन है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी ये मैंने राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद लिख दिए हैं। अगर आप लोग पढ़ने के इच्छुक हैं तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, उसके बाद में इन्हें पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अपमार्जक के द्वारा, यानी कि जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं वो कठोर जल के साथ में झाग उत्पन्न करते हैं। तो बताइए इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए, इसके पीछे का कारण ये होता है कि सल्फोनिक अम्ल के जो कैल्शियम होते हैं और जो आपके मैग्नीशियम होते हैं वो हमारे पानी में घुल जाते हैं। तो इसी के कारण ये जो आपके पानी में घुलते हैं, यानी कि सल्फोनिक अम्ल, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण में जो घुलते हैं, इसी के कारण आपको झाग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। अब संतृप्त विलयन को आप ऐसे समझिए कि जैसे आपका पेट भरा हुआ है और आपके सामने अगर मैं कोई बहुत अच्छा पकवान ला करके रख दूं तो संभवतः आप यहाँ पर मना कर देंगे। हाँ, कुछ लोगों की बात अलग है, कुछ पेटू टाइप के होते हैं वो आपके फिर भी खा लेंगे, लेकिन इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो अधिकांश लोग हमारे ऐसे होंगे कि जब पेट उनका भरा हुआ है तो उनके सामने आप चाहे ला करके कुछ भी रख दीजिए वो उसको नहीं खाएंगे। उसी प्रकार से हमारा होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त से आप लोग समझ सकते हैं कि ये अब पूरी तरीके से तृप्त हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई तृप्त हो चुका है तो इसमें आप लोग और चीज़ों को नहीं घोल सकते हैं। यानी कि हमारा संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें आप और अधिक ठोस को नहीं घोल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लॉन्ड्री साबुन क्या होता है। तो लॉन्ड्री में जो आपका साबुन होता है ये वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे शुद्ध अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं माना जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पौधों में अलैंगिक जनन होता है वह आपके 7 प्रकार का माना जाता है। इस 7 प्रकार में से एक हमारा प्रकार होता है पुनर्जनन। पुनर्जनन की अगर हम लोग बात करें तो इसे आपके शुद्ध अलैंगिक प्रजनन मतलब जनन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। रीजन क्या है, आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझते हैं। फिलहाल आपका सी हो जाएगा करेक्ट। देखिए,
अगर हम लोग पुनर्जनन या रीजनरेशन की बात करते हैं तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है हाइड्रा, या फिर उससे भी बेहतरीन एग्जाम्पल होता है लेशमेनिया प्लानेरिया। देखिए प्लानेरिया की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसका शेप होता है। अब आप क्या करिए कि चाकू लाइए और इसको यहाँ से काट दीजिए, यानी कि इसके 3 अलग अलग भाग कर दीजिए। क्या होता है कि जो इसके कटे हुए भाग होते हैं वो सेल डिवीजन करते हैं, उसके बाद में नई कोशिकाओं का निर्माण करके ये एक नया प्लानेरिया बना लेते हैं। तो वैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये कोई जनन का प्रकार नहीं हुआ। आपने क्या किया कि प्लानेरिया को काट दिया, या प्लानेरिया किसी दुर्घटना के कारण कट गया और कटे हुए जो भाग होते हैं वो अलग अलग जीव बना लेते हैं, तो इसीलिए इसे शुद्ध जनन नहीं कहा जाता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफेद परत में क्या होता है। अब इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए कई बार आपने देखा होगा या आपने किया भी होगा कि ठंडियों के मौसम में जब आपका ठंड ज़्यादा पड़ता है तो उस स्थिति में आप लोग ठंडे पानी से भागते हैं। क्या करते हैं फिर हम लोग, फिर एक इस प्रकार से हम लोग हीटर लाते हैं, प्लग इसका लगाते हैं, बाल्टी में हम लोग पानी भरते हैं और इसको ला करके इस पानी में डाल देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, प्लग हम लोग यहाँ से मतलब स्विच ऑन करते हैं और ये जो आपका पानी है वो गर्म हो जाता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो कुछ समय के बाद में ये जो आप हीटिंग मटेरियल पानी के अंदर डालते हैं इसके ऊपर आपको सफ़ेद सफ़ेद रंग की कुछ अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं वो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम की लवण ही होती हैं। समझ गए ना। तो बस उसी की बात की जा रही है जो सफ़ेद आपके इसके ऊपर जम जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो म्यूचुअल फंड उद्योग होता है इसको किस संगठन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड की बात करें तो शेयर मार्केट यहाँ पर आपका शामिल होता है, और जाहिर सी बात है जब शेयर मार्केट की बात हुई है तो इसमें हमारा सेबी होता है और आपका होता है आरबीआई। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो ये हमारे जॉर्ज वाशिंगटन साहब थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। हालांकि अमेरिका की बात करें तो 1 जुलाई 1776 को ही इन्होंने आज़ादी की घोषणा कर दी थी। एक नहीं शायद 4 जुलाई है, हाँ 4 जुलाई को कर दी थी। उसके बाद में जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो जॉर्ज वाशिंगटन साहब 30 अप्रैल 1789 को पहले राष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हरमीत देसाई हमारे किस खेल से संबंधित है। तो खेल और खिलाड़ी आपके मतलब ग्रुप डी का बहुत ही पेट क्वेश्चन है। इससे आपके लगभग हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा ही गया था। तो हरमीत देसाई की बात करें तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। टेबल टेनिस की बात हुई है तो ये देख सकते हैं शरत कमल अचंता भी हमारे हैं, मनिका बत्रा जो कि काफ़ी फेमस हैं, साथियान गणासेकरन हैं, सुतीर्था मुखर्जी हैं, हरमीत देसाई हो गए, मानव ठक्कर हो गए। तो ये सारे हमारे टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पीटर मुंडी साहब हैं ये चाइना से नहीं थे, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो बात करते हैं पहले मार्को पोलो की। तो ध्यान रखिएगा ये इटली का था, 1292 से 94 के बीच आया था। पीटर मुंडी की बात करें तो ये हमारे ब्रिटेन से थे, ठीक है, 17वीं शताब्दी में आए थे। इब्न बतूता की बात करें तो ये मोरक्को का था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और अल बरूनी के बारे में आपको पता ही होगा कि उज़्बेकिस्तान का था, हालांकि ये आपके महमूद गजनवी के साथ में आया था 1017 में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में मनुष्य के द्वारा सबसे तेज संगणना के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ था। तो इन्हें हम लोग मानव कंप्यूटर भी बोलते हैं। नाम इनका है शकुंतला देवी। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। शकुंतला देवी जिन्होंने सबसे तेज कैलकुलेशन 28 सेकंड में किया था 1980 में, तो इसीलिए इनको ह्यूमन कंप्यूटर का दर्जा दिया गया था। और पिछले साल इनको यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुष्य भूति सल्तनत की जो राजधानी है वो आपके कहाँ पर स्थित थे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे एंशिएंट टाइम के एम्पायर थे उनकी राजधानी कहाँ पर थी, उनके संस्थापक कौन थे और उनके कौन कौन से शासक थे,
इससे आपके ग्रुप डी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है। पुष्यभेतु सल्तनत की बात करें तो स्थान इसकी राजधानी थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब स्थान आपका है कहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा हरियाणा में। ध्यान रखिएगा 6वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में इसने उत्तर भारत पर अपना शासन किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो डबल सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो इसका जो प्रावधान है वो आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो डुअल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो इसके आपके दो मतलब होते हैं कि एक व्यक्ति किसी दो देश का नागरिक हो सकता है, या फिर आपका जो एक व्यक्ति है वो देश में दो प्रकार से नागरिक होता है। जैसे हम लोग अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर आपको 50 राज्य मिलेंगे और एक हमारी केंद्र सरकार भी वहाँ पर काम करती है, तो एक सिटीजनशिप वहाँ पर केंद्र सरकार देती है और राज्यों के द्वारा भी अलग अलग सिटीजनशिप दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है उसे ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो ये जो तुलना है ये कार्बन के साथ की जाती है। कार्बन मतलब 6C12 के साथ में यहाँ पर तुलना होती है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीली सूजन युक्त जो सिराएं होती हैं जो ठीक से बंद ना होने वाले वाल्व से उत्पन्न होती हैं उन्हें आप लोग क्या कहेंगे। तो ऐसी जो हमारी सिराएं होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वेरिकोस वेन्स। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये होता क्या है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अगर आप लोग अपने पैरों की बात करेंगे तो इस प्रकार से पैरों में जो हमारे वेन्स होते हैं इनसे होकर के आपका ब्लड फ्लो करता है और इसी वेन्स में आपको यहाँ पर वाल देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आपका जो वाल है वो ठीक से काम कर रहा है तो खून का जो प्रवाह है वो आपका अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन अगर हम लोग वेरिकोस वेन की स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके खून का फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, इसीलिए आपने कई बार पैरों पर इस प्रकार के निशान देखे होंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में पैर आपके ऐसे होते हैं, जब आपका वाल्व काम करना बंद कर देता है तो ये हमारी वेरिकोस वेन्स कहलाती हैं और आपको इस प्रकार से अपने स्किन के ऊपर उभार देखने को मिलेंगे और इसी को कहते हैं कि खून जम गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वेरिकोस वेन करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन 2002 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन चैंपियन ऑफ चैंपियन कंबाइंड एयर राइफल स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। तो ध्यान रखिएगा ये आपके CHSL में पूछा गया था। इनका नाम है अंजलि भागवत। क्या नाम है, अंजलि भागवत इनका नाम है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं अंजलि भागवत है। 2023 में जो आपका वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था मिलान में, उसमें भी इन्होंने आपके पदक जीता था, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे शरीर में एमिनो एसिड पाए जाते हैं इनमें 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा जो 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उनमें पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये हमारी एमिनो एसिड है, तो इसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, कार्बन मिलेगा और आपका है ऑक्सीजन। तो चारों चीज़ें मिलती हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निर्जलीकरण के दौरान यानी कि जब आपको डिहाइड्रेशन होता है तो उस स्थिति में हमारे शरीर से कौन सा पदार्थ कम होता है। तो आप सभी को पता होगा कि डिहाइड्रेशन के दौरान एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कम होती है वो तो है पानी। पानी के साथ आपके शरीर में जो नमक होता है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आपके शरीर पर कभी पसीना हुआ हो और आपने उस पसीने को टेस्ट किया हो तो वो पसीना आपको लगता है नमकीन। तो पानी की कमी तो होती ही है, नमक की कमी होती है और नमक का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में जो G20 सम्मेलन है इसका आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया। तो G20 की बात करें तो पिछले साल इसका जो अध्यक्ष देश था उसका नाम था सऊदी अरब। क्या नाम था, सऊदी अरब नाम था। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा 2019 में जापान था, 20 में सऊदी अरब था, 21 में इटली है, 22 में इंडोनेशिया होगा, 23 में हमारा देश भारत होगा और 24 में होगा आपका ब्राज़ील। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारी जो आवर्त सारणी है
आप सभी को पता होगा कि इसमें कुल तत्वों की संख्या है 118। तो आपको ये बताना है कि जो हमारे 118 नंबर का तत्व है इसका प्रतीक पहले क्या था। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग अनऑक्टोवियम के नाम से जानते थे। तो सिंबल इसका था ऑप्शन सी, तो यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, अब इसका वर्तमान नाम है ऑर्गेनिसो और ये आपके नोबल गैस की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सेन वंश की स्थापना किसने किया था। सेन वंश की बात करें तो इसकी स्थापना की थी सामंत सेन ने। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा उस समय का सेन अंपायर था। 195 एडी में इसको स्थापित किया गया था। और अगर हम लोग पहले शासक की बात करें तो इनका नाम था सामंत सेन। क्या नाम था? सामंत सेन नाम था। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तिरिचमीर नाम का जो पर्वत शिखर है ये आपको किस देश में देखने को मिलेगा। तो तिरिचमीर की बात करें तो हिंदू कुश की पहाड़ियों पर ये स्थित है। आपके पाकिस्तान की ये सबसे ऊंची चोटी है। मतलब आपका मतलब ये यहाँ पर आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा कि पाकिस्तान को मैं आपका बता रहा हूँ। मेरा बस ये थोड़ा सा कहने का तरीका होता है, कई बार लोगों को बुरा भी लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान, ठीक है। आप मेरा थोड़ा तकिया कलाम है। तो पाकिस्तान का ये सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको तिरिचमीर देखने को मिलेगा। ऊंचाई इसकी है 7708 मीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को वर्ष 2020 में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला था। तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया था अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर को। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल जो आपके श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज है उसको यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लोजेन में है और एक हमारा है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको लंदन में देखने को मिलेगा। तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो आपके 45 प्रश्न ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग थे उनको हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप में से कुछ लोगों ने इसको एज ए टेस्ट लिया है तो नीचे आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बता सकते हैं। अदरवाइज आप लोग नीचे कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो इसके बारे में भी कमेंट में आप लोग बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।